नमस्कार, बीच बहस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दोस्तों, कहते हैं कि शीत कांपता जिसके भय से आतप ठंडा पड़ जाता है और वर्षा से क्या डरने वाला लेह फावड़ा जब आता है। जी हाँ दोस्तों, किसान बहुत धैर्यवान होता है, बहुत साहसी होता है, लेकिन कभी कभी जब प्राकृतिक प्रकोप उस पर आता है, आपदा आती है, तो उसके परेशानी महसूस करता है, वो बहुत ही बेचैन हो जाता है और उसको एक आफत सी लगने लगती है कि क्या प्राकृतिक प्रकोप आ पड़ा है। अब आप देखिए, हम अगर मौसम के बदलाव को देखते हैं तो कभी बहुत धूप पड़ती है, तो कभी वर्षा हो जाती है, कभी बर्फबारी हो जाती है, तो कभी फसलों पर पाला पड़ने लगता है। ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि मौसम का जो बदलता मिजाज है उसका फसलों पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसकी जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं कृषि उपनिदेशक श्री अतर सिंह जी मीणा साहब। मीणा साहब नमस्कार। नमस्कार। मीणा साहब, किसान की अगर जब हम बात करते हैं तो हमको बहुत साहस मिलता है कि एक बिना कपड़े पहना हुआ व्यक्ति एक अंगोछी लपेट के खेतों पर हल लेके चल देता है और ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन कभी कभी हम उसको असहाय पाते हैं जब प्राकृतिक आपदा आती है। तो और कहते हैं कि कृषि और मौसम ये एक दूसरे के पूरक हैं। किस तरह से पूरक हैं एक दूसरे के सर? देखो, बिल्कुल ये सत्य है कि बिना मौसम के तो खेती भी नहीं होती। विशेष रूप से जो मौसम से मतलब जैसे बरसात है, बरसात का हमारा कहा जाता है कि भारतीय कृषि मानसून का जुआ है और इस मौसम के अनुसार ही खेती के कई जैसे मौसम बने हुए हैं। जैसे खरीफ की है, बरसात के मौसम होगी, ये सर्दकालीन को जो रबी की फसल बोलते हैं, तो मौसम से ही उसका निर्णय होता है कि कौन सी फसल कौन से मौसम में बोते हैं। और कहा जाता है कि वर्षा पर निर्भर कृषि, कृषि पर निर्भर देश, बदल रहा प्रतिदिन मानसून परिवेश, प्रकृति दिन प्रतिदिन बदल रही, संतापित जिससे किसान की फसल हो रही। तो ये जो मौसम बदल रहा है इससे हमारी किसान और उसकी फसल दोनों प्रभावित हो रही है। जी 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 हाँ सर, अभी बदल रही है, हमको तो पता नहीं, किसानों को भी पता नहीं कि मौसम बदल रहा है। हम बदलते मौसम से किस तरह से अपनी फसलों को बचाएं, किस तरह से उसकी सुरक्षा करें? देखो, विशेष रूप से जैसे अभी जो ये आता है दिसंबर से लेकर और फरवरी के प्रथम सप्ताह तक या जनवरी के अंतिम सप्ताह तक, ये जो शीतकालीन लहर चलती है या जो तापमान बहुत कम होता है, कई बार 0 डिग्री से भी नीचे चला जाता है, उस स्थिति में पाले की संभावना अधिक रहती है और पाले से हमारी काफ़ी फसलें प्रभावित होती हैं। अभी पिछले कुछ दिन पहले भी कई जिलों में पाला पड़ा, उससे भी हमारी किसान की काफ़ी फसलों में नुकसान हुआ है। तो पाले के लिए भी कई बार किसान भाइयों को, वैसे तो हमारे किसान बड़े अनुभवी हैं, वो सब जानते हैं कि कब क्या होने वाला है, इवन पहले ही अनुभव लगा लेते हैं वो। लेकिन फिर भी क्योंकि जब जैसे दिन में दोपहर पहले बहुत धूप खिल रही है और हवा चलती है, लेकिन दोपहर बाद अचानक जैसे हवा रुक जाती है, बंद हो जाती है, और या जो रात्रि के आप 12 से 2 बजे के बाद में अचानक हवा बंद हो जाती है, तो पाला रात्रि के तीसरे और चौथे पैर में पाला पड़ने की संभावना ज़्यादा होती है। इन स्थितियों में हम किसान भाइयों को समय समय पर सलाह देते हैं कि किसानों को क्या करना चाहिए। जैसे बहुत सारे, वैसे तो किसान भाई जैसे अपनी फसलों को बचाने के लिए कई बार जो फलदार पौधे हैं या छोटे पौधे हैं, उनको कई बार जैसे टाटियाँ लगा ली हैं या ऐसे टट्टे लगा लेते हैं उत्तर पश्चिम दिशा में, जिधर से हवा आती है उससे बचाने के लिए। कई बार पॉलीथीन की थैली भी उन पेड़ पौधों के ऊपर लगा लेते हैं कि वो सर्दी से नहीं मरे। इसके अलावा भी समय समय पर ये देते हैं कई, हालांकि आजकल पर्यावरण प्रदूषण को देखते हुए हम सिफारिश नहीं करते, लेकिन जो धुआं कई बार जैसे कूड़ा करकट मेड़ पर जिधर से हवा रही है उधर जला देते हैं, तो जो धुआं भी खेत में फैलता है उससे भी 3-4 डिग्री सेल्सियस तापमान में बढ़ोतरी हो जाती है और उससे पाले की संभावना कम हो जाती है। लेकिन अब इसी समय हम जो किसानों को सलाह देते हैं कि भाई एक तो हल्की सिंचाई, क्योंकि सिंचाई करने से एक तो भूमि में 2-3 से 2 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है और उसके साथ साथ हमारी फसल का होता है उसका भी तापमान बढ़ जाता है। दूसरी बात, पाले में क्या होता है कि जब 0 डिग्री सेल्सियस से तापमान नीचे चला जाता है तो वो बर्फ़ बन जाती है। तो यदि हम पानी देते हैं तो पानी को जो पौधे शोषण करते हैं तो उससे वो बर्फ़ नहीं जम पाती और फसलों को नुकसान नहीं हो पाता। तो ये सिंचाई की भी सलाह। अंतिम में ये करते हैं कि हम रासायनिक नियंत्रण भी किसान भाइयों को सलाह देते हैं कि जैसे गंधक है तो घुलनशील गंधक 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से वो छिड़काव कर दें, या थाई यूरिया है आधा ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से उसको भी छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा कई बार ग्लूकोज की भी छिड़काव करते हैं, कोई साइको सिल्का करते हैं, या एक और डाई
मिथाइल सल्फो ऑक्सो उसका भी छिड़काव कर सकते हैं किसान भाई पाले से बचाने के लिए। जी बिल्कुल, आपने ये जो चीज़ें बताई, जैसे आपने थायोरिया के बारे में बताया और गंधक के बारे में बताया कि गंधक का हम कर सकते हैं। सर एक चीज़ यहाँ की, अब जैसे किसान रात को सोता है, वो अपने खाना पीना खा के अपने अलाव जला के ताप लिया और ठीक है, सर्दी के दिनों में सर्दी पड़ी रही है, उसको पता ही नहीं होता जब वो सुबह उठता है 7-8 बजे तो उसको लगता है कि पाला पड़ गया और फसल हमारी बर्बाद हो गई। तो ऐसी स्थिति में उसको पूर्वानुमान कैसे लगे कि पाला अब कल पड़ने वाला है या रात को पड़ने वाला है? देखो जैसे मैंने बताया कि आज जैसे दोपहर तक मतलब खूब बिल्कुल मौसम साफ है और धूप खुल रही है, हवा भी चल रही है, लेकिन दोपहर के बाद अचानक हवा चलना बंद हो जाता है, आसमान खुला है, तो वो पाले की संभावना है। या रात्रि में दोपहर आधी रात्रि के बाद में जैसे ही हवा चलने लग जाती है तो ये पाले पड़ने के पूर्व अनुमान है, ये निश्चित रूप से कि पाला पड़ेगा ही, क्योंकि यदि तापमान नीचे भी 0 सेल्सियस से नीचे हो जाए लेकिन हवा चलती है तो इतना नुकसान नहीं होता, लेकिन हवा चलना बंद हो जाता है और तापमान नीचे हो जाता है तो निश्चित रूप से पाला पड़ता है और फसलों को नुकसान होता है। ये पूर्वानुमान हो गया उसका कि हवा अगर बंद हो गई है रात के वक्त तो हम ये मान के चलें पाला पड़ सकता है। जी सर एक चीज़ है कि जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की भी बात की जाती है किसानों के लिए। अब पाला अभी तो अपने राजस्थान की अगर बात करें तो कई जगह पर हमने देखे हैं कि -5 डिग्री टेम्परेचर भी हो गया है, अभी हमने देखा 4-5 जिलों में हो गया था और बर्फ़ भी जम गई थी फसलों पर। तो ऐसी स्थिति में हम पहले ये समझें, किसानों भाइयों को ये समझाएं कि भाई हमारे उनके फसल का मुआवजे के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी कोई चीज़ है, तो किस तरह से ये बीमा योजना कब लागू की जाए, कैसे उसको किसान उपयोग में लाए, उसको उसका लाभ मिल जाए? देखो जो किसान क्रेडिट कार्ड से लोन लेते हैं उनका तो वो स्वतः ही बीमा हो जाता है, और वैसे भी खरीफ और रबी दोनों सीजनों में हम उसकी तिथि रहती है कि तब तक किसानों को आवेदन करना है और संबंधित जो बैंक है वहाँ अवगत भी कराता है कि मैंने ये फसल बोई है, क्योंकि उस फसल को के अनुसार बीमा होता है। जैसे खरीफ में 2% उसका प्रीमियम है, रबी की फसलों के लिए 1.5% है और जो बागवानी की फसलें उसमें 5% तक प्रीमियम होता है। और उसका भी इस वर्ष जैसे 31 दिसंबर तक किसान भाई बीमा करा सकते हैं अपनी फसलों को, जिस फसल का है उसका वो बैंक में जो भी है अपना अवगत करवा दें। और ये जो कहा जाता है कि भाई किसानों के लिए असहाय नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री फसल बीमा के तहत यदि उनकी फसलों को नुकसान होता है तो प्रधानमंत्री फसल बीमा के तहत पाला या और जो भी आपदा है उसके लिए मुआवजा देने। तो एक बात तो आपने ये बताई डॉक्टर साहब कि फसल बीमा योजना में जो किसान है वो अलग अलग फसलों का अलग अलग बीमा करवाएगा, यानी रबी की फसल का अलग होगा और खरीफ की का अलग होगा। जी हाँ। तो इसका मतलब ये है कि ये साल भर के लिए नहीं होता, सीजन के हिसाब केवल सीजन के हिसाब से होता है कि वो फसल जिस फसल को आपने खेत में बो दिया है उसी का बीमा होगा। जी हाँ। तो इसके लिए पूरा लिख दिया जाता है, इसका इंद्राज कहाँ किया जाता है? हम प्रचार प्रसार तो क्या बैंकों से होता है? बैंकों में संबंधित हमारे कृषि विभाग के भी उनको जानकारी देते रहते हैं, समय पे बैंकों में वो करवा सकते हैं। अच्छा, हाल ही अगर हम राजस्थान सरकार की बात करें तो हाल ही मुख्यमंत्री महोदय ने इसकी कल ही मीटिंग की थी और उन्होंने ये कहा था कि भाई राजस्थान में जो पाला पड़ने से जो नुकसान हुआ था इसकी गिरदावरी जल्दी से की जाए और गिरदावरी करके जिन किसानों का नुकसान हुआ है उनके बारे में जानकारी जुटाई जाए। तो ये इसका क्या मकसद हो सकता है? देखो बिल्कुल, अभी जो पिछले दिनों जो पाला पड़ा था उससे 8-7 जिलों में काफ़ी नुकसान हुआ है। इसमें सीकर, झुंझुनू है, चूरू है, इधर चित्तौड़गढ़ है, भीलवाड़ा है, करौली है, जयपुर है। तो इन जिलों में जहाँ पाले से नुकसान हुआ है उसमें विशेष गिरदावरी करवाई जा रही है ताकि वो फसल के नुकसान का आकलन हो सके और उसके अनुसार किसानों को मुआवजा मिलेगा। अच्छा, एक और मीणा साहब, एक दिमाग में एक चीज़ और आ रही है जो किसानों की भी आती होगी, जो कि मेरी भी आ रही है। ये जो पाला पड़ता है तो ठीक है, पाला पड़ गया, अब हमको कैसे पता चले कि पाला पड़ गया? देखो पाले में क्या होता है कि ये जो तापमान है वो बिल्कुल 0 डिग्री से भी नीचे चला जाता है, जैसे कई जगह तो माइनस में भी चला गया। तो उस स्थिति में क्या होता है कि पौधों के अंदर जो पानी के रूप में उनका प्रोटोप्लाज्म रहता है, तो जब तापमान नीचे चला जाता है तो वो जम जाता है, बर्फ़ के रूप में घटता है और बर्फ़ बनने पर उसका आयतन है वो 10% बढ़ जाता है। तो आयतन बढ़ने से वो उसकी जो छिद्र होते हैं, कोशिका भित्ति होती है, स्टोमेटा जिसको बोलते हैं, वो फट जाते हैं और फटने से क्या है कि पौधा एक तरह से वो मृत हो जाता है।
तो वो जैसे ही है, सुबह यदि रात में पाला पड़ता है तो दोपहर तक वो पौधे मुरझे हुए बिल्कुल आते तो हैं। उसकी भित्ती फटती हाँ, है या कोई फल फटता है? नहीं, भित्ती फट जाती है। फल भी है, यदि फल में तो वो भी फट जाएगा, तो भित्तियाँ फटती हैं, जिससे पौधा एक तरह से मर जाता है। तो मरने पर वो मुरझा जाता है। तो मुरझे पर अलग ही नज़र आता है कि वो तो सूखा सूखा नज़र आता है, कई बार सफ़ेद सा हो जाता है, मटमैले रंग का हो जाता है। तो उससे पता चलता है कि इसमें पाला पड़ गया। तो अगर जैसे एक तो आपने बताया कि गंधक का थोड़ा सा उसमें घोल डाल दिया जाए, आपने उसकी मात्रा भी बताई, तो एक बार वापस हमारे किसान भाइयों को हाँ, इसके लिए ऐसा है कि देखो, गंधक का तेजाब भी है, वो 1000 लीटर में 1 लीटर के हिसाब से डालते हैं। 1000 लीटर? हाँ, 1000 लीटर पानी ठीक है, उसमें 1 लीटर, ये 0.1% के हिसाब से डालते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सावधानी रखनी होती है, कई बार इसलिए हम इसको थोड़ा कम ही करते हैं आजकल। उसके बजाय हम जो गंधक, घुलनशील गंधक आती है, उसकी ज़्यादा सिफारिश करते हैं। इसमें थोड़ा ध्यान रखें कि उसको पानी के अंदर तेजाब डालें, क्योंकि कई बार नहीं तो जलने उसका डर रहता है। और इस प्रकार से जाने कि समीप है, समान रूप से उसकी परत जाता है। पर विशेष रूप से जो घुलनशील गंधक आती है, उस गंधक की जैसे 2 ग्राम मात्रा 1 लीटर पानी के हिसाब से उसका छिड़काव किसान भाई कर सकते हैं। जैसे अभी पालक पड़ने की है तो वो दिन में ही कर दे, शाम के समय कर दे। और उसके अलावा जैसे थाई यूरिया है, आधा ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से उसका भी छिड़काव कर सकते हैं। इसके साथ साथ सबसे, क्योंकि जो सिंचाई है, क्योंकि सिंचाई तो किसान भाइयों को वैसे भी देते हैं, तो सिंचाई, हल्की सिंचाई यदि करते हैं, पाला पड़ने की संभावना होता है, तो वो सिंचाई इस पाले से बचाव के लिए काफ़ी उपयोगी होती है, क्योंकि इससे भी भूमि का भी, उसके आसपास का तापमान में बढ़ोतरी होती है, जिससे पाले का प्रभाव कम हो जाता है। मीणा जी, एक चीज़ और मेरे दिमाग में आ रही है कि अभी राज्य सरकार ने एक चीज़ चलाई कि प्रशासन गाँवों के संग और प्रशासन शहरों के संग। तो अब जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने गिरदावरी की बात की है, तो अब ये गिरदावरी की जानी, तो किसान अपनी व्यथा को बताने के लिए सरकार के पास पहुंचेगा या सरकार किसानों की व्यथा जानने के लिए उन तक पहुंचेगी? देखो, ऐसा है कि सरकार पूरी तरह उन तक जाएगी, क्योंकि खेत में जाकर देखना होगा कि ये फसल में नुकसान हुआ है। तो वो तो किसान को अपने खेत में सरकार या जो भी गिरदावर हैं, पटवारी हैं, हमारे कृषि विभाग के कृषि पर्यवेक्षक की उनका सहयोग करेंगे। तो जो भी पूरा आकलन है कि कहाँ जहाँ भी नुकसान हुआ है, तो वहाँ सीधा उसके खेत पे जाके ही आकलन करेंगे कि किस फसल में क्या नुकसान हुआ है। तो क्या संभावना होती है कि अभी जो वर्तमान में फसल चल रही है अपनी, तो ज़्यादातर किन तरह की फसल के नुकसान की ज़्यादा संभावना होती है? देखो, जो सबसे ज़्यादा नुकसान तो सब्जियों की फसल में होता है, जितनी भी हैं। इसके अलावा आपने जो मसाले हैं, जीरा, धनिया, सौंफ है, मटर की फसल है, आलू की फसल है, इनमें भी 80 से 90% तक नुकसान होता है। ये जो गन्ना है, कई क्षेत्रों में वहाँ 50% तक गन्ने होता है। जो लंबी अवधि की, जो 1 वर्षीय हमारी अरहर की फसल कहीं है, उसमें भी 70% तक नुकसान होता है। गेहूँ की और जौ की फसल में 10 से 20% नुकसान होता है, क्योंकि गेहूं में तो सर्दी अच्छी मानी जाती है। कहा जाता है माघ मास न पड़े न शीत, महंगा ना जानिए मीत। यदि माघ पोष में यदि सर्दी नहीं पड़ेगी तो महंगा का मतलब है कि वो फसल कम होगी। तो इन फसलों में तो हमारी सर्दी फायदेमंद है। दूसरी बात, कई बार ऐसा है कि हवा का रुख की है, जैसे हवा की है, हवा का भी कई बार कहा, जैसे ये दक्षिणी हवा चलती है, हमेशा इसको वैसे तो गलत मानते हैं। कहा जाता है कि दक्षिण कुलक्षणी माघ पोष सुलक्षणी, क्योंकि ये दक्षिण की तरफ से क्या है कि गर्मी आती है, उष्मा आती है, तो माघ पोष में सर्दी रहती है। यदि इधर की हवा चलेगी तो हमारा तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी। दोबारा बताइए सर, ये थोड़ा दोबारा बताइए। दक्षिण कुलक्षणी माघ पोष सुलक्षणी, मतलब माघ पोष के महीने में अच्छी मानी जाती है, गर्मी इधर की है। दूसरी बात, कई बार हवा का रुख में इसलिए होता है कि माघ पोष चले परवाई, तब सरसों को महाऊ खाई। यदि माघ और पोष के महीना में पूर्व की तरफ से हवा चलेगी तो सरसों में वो चैपा है, उसका प्रकोप निश्चित होगा। तो ये जो, क्योंकि हवा का भी, यानी अगले महीने से माघ आने वाला है। माघ पोष तो चली गया, माघ पोष, तो पोष चल गया, तो इस समय भी यदि आएगी तो हमारी सरसों की फसल में ये चैपे का प्रकोप है। यही हवा यदि आप माघ और फागुन में चलेगी तो गेहूं में रोली का प्रकोप होता है। कई बार ऐसा है कि यदि सर्दी ज़्यादा पड़ती है तो चने में वो फली छेदक कीट का भी प्रकोप होता है। तो हवा, मौसम बड़ा फसलों से बहुत सीधा संबंध है कि कब में क्या होने वाला है, किस पे क्या फसल पर प्रभाव पड़ने वाला है। इवन वर्षा का, वैसे तो बरसात से सीधा है, पर ये जो 4 महीने में अभी जो बरसात होती है, इसको हम, इसका नाम बदलकर मावट हो जाता है। अब मावट के बारे में यदि 4 महीने के बारे में आकलन करें कि किस महीने में बरसात होगी तो उसका फसलों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो किसान भाइयों का ही कहना है कि अगेन बरसे तो सोना।
पोष बरसे तो दूना, माघ बरसे तो सवाई, और फागुन मूल गवाई। यानी अगेन में बरसात होगी तो सोने जैसी है, और पोष में होगी तो दुगनी पैदा होगी, और माघ में बरसात होगी तो सवा गुणी पैदा होगी, लेकिन फागुन में बरस गई तो वो मूल पैदावार भी नहीं होगी, क्योंकि उस समय हमारी फसल तैयार रहती है। तो ये पूरा मौसम का फसलों में प्रकृति में क्या प्रभाव पड़ता है, वो सब सारी चीजें। सर ये आपने बहुत अच्छी सी बात बताई, यानी हमारे किसान भाई जो हैं वो कहीं ना कहीं अगर हवा के रुख को देख ले और वो देख ले कौन सा महीना चल रहा है, इस हवा का रुख क्या होगा, तो मैं समझता हूँ कि वो पूर्वानुमान। तो अब हम ये चाहते हैं कि आप हमारे किसानों को ये भी बताइए कि हवा के इस पूर्वानुमान को देख के वो और क्या क्या सावधानियां बरतें कि उनकी फसल ठीक हो जाए। देखो बिल्कुल हवा के रुख से भी ऐसा है, वैसे तो यदि वो अनुभवी किसान तो ऐसे हैं कि यदि चैत में पछुआ, भादों जलवा, भादों पछुआ, माघ में पाला, अच्छा मतलब भादों के महीने में पश्चिमी हवा चलती है तो उस इतने महीने पहले ही आइडिया लगा लेते हैं कि माघ के महीने में पाला पड़ेगा। यदि चैत के महीने में पश्चिमी हवा चलती है तो भादों के महीना में बरसात होगी। तो हमारे किसान, कहा जाता है कि जहाँ ने पहुँचता है रवि वहाँ पहुँचता है कवि, और जहाँ ने पहुँचता है कवि वहाँ पहुँचता है अनुभवी। तो हमारे किसान तो कृषि के बड़े अनुभवी हैं, उनको बहुत ज्ञान है। हमें तो केवल जामंत्री रूपी बनना है कि किसानों को किस तरह से बच सकते हैं, थोड़ा सा उनको ज्ञान देना है ताकि वो अपनी फसलों को बचा सके। तो ये अलग अलग जो फसलें हैं इनके लिए अपना आपका जो कृषि विभाग है जैसे बीजों की बात करता है, किस तरह के बीज, अब जैसे मान लीजिए पाला पड़ेगा, ये हमको पता है कि राजस्थान में -5 डिग्री -3 डिग्री ये टेम्परेचर होता रहता है, तो क्या कृषि विभाग ने भी अपने अनुसंधानों के माध्यम से कुछ इस तरह का किया है कि भाई पाला पड़ने की स्थिति में फला बीज, अमुक बीज बो दिया जाए, या इस तरह से किया जाए कृषि को कि उसका हमको पाले का दुष्प्रभाव न पड़े? देखो बिल्कुल ऐसा है कि हम क्या इसकी भी हम किसानों को हम सलाह देते रहते हैं। कई बार तो थोड़ा किस्मों उसको समय के टाइम में बदल देते हैं कि भाई जल्दी बोलो कि पाले के समय में हमारी फसल तैयार हो जाए, क्योंकि फूल और फली बनने की अवस्था में सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। तो उससे पहले ही उसका टाइम चुकाते हैं। दूसरा, ये जो प्रतिरोधक किस्म है कि वो सर्दी ज़्यादा सहन कर सकती है, इस तरह की किस्मों की है। जैसे विशेष रूप से आलू में कुफरी सीतमान है, कुफरी देवा है, कुफरी सिंदूरी, ऐसी किस्में कि उस पर सर्दी का प्रभाव कम होता है। तो वो एक तो किस्मों का है। पानी पर भी हमने किया है कि कब पानी देना चाहिए, क्रांतिक अवस्था बनाई है कि किस फसल में कब पानी चाहिए। जैसे अगेन में सरबावर, अगेन के महीने में 1 खोज पानी दो, बाद में कितने भी कलश डालो उसकी उपयोगिता नहीं है जितना अगेन के महीने में। ये हमारे यहाँ उसको शीर्ष जमने की अवस्था बोलते हैं कि गेहूं में 20 से 25 दिन के बाद में आती है। तो उस हिसाब से ये पूरा है, समय पे है, कब बोना है, उसके कीट शीत जितने भी इनसे सबसे इनकी प्रतिरोधक किस्म भी बनाई है ताकि उसका कम से कम नुकसान हो। सर अभी जो आपने बताया बहुत अच्छी सी चीज़ बता दी, प्रतिरोधक क्षमता वाले भी बीज बनाए हैं। तो क्या साधारण बीजों में प्रतिरोधक क्षमता वाले बीजों में अंतर क्या होता है? देखो ऐसा है कि साधारण बीज में क्या है कि वो ज़्यादा उनके लिए संवेदनशील होते हैं कि उन पर तुरंत प्रभाव पड़ता है। जो प्रतिरोधक किस्म है आजकल तो ठीक है, उसमें ऐसा वो ज़्यादा जीन्स जिससे सर्दी का प्रभाव कम होता है। इसके अलावा जो कोई पोषक गुणों में भी परिवर्तन कर रहे हैं जीन्स डाल कर कि किसी में आयरन तत्व की ज़्यादा मात्रा हो रही है, किसी में तेल की मात्रा बढ़ रही है। पर ये जो सल्फर तत्व होता है, सल्फर जैसे हमने कही कि भाई गंधक को उपयोग करना है, ये गंधक प्रयोग करने से सल्फर हाइड्रल बॉन्ड बन जाता है, जो ये जो पाले के प्रति प्रतिरोधक क्षमता होता है। तो सल्फर हाइड्रल वाला भी वो जीन्स में उस पौधों की किस्मों में भी ऐसा विकसित कर रहे हैं कि पाले का प्रभाव कम हो। सर ये तो पाले की बात होगी कि पाले का प्रभाव कम हो। अब मैं एक दूसरी तरफ आपका थोड़ा ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि अगर ज़मीन के पानी की बात की जाए तो कहीं पर ज़मीन का पानी मीठा होता है, कहीं ज़मीन का पानी मीठा नहीं होता, खारा होता है। ऐसी स्थिति में क्या ये पानी की जो किस्म अलग हो गई है, ये रबी या खरीफ की जो भी फसल सब जगह हो रही है, उस पर क्या इसका प्रभाव या दुष्प्रभाव पड़ेगा? देखो ऐसा है कि वैसे तो हमारे प्रदेश में जैसे पानी की कमी है जी, और ये जो आप कह रहे हो कि किसी जगह पानी खराब है, पानी है पर वो फसलों के ज़्यादा उपयोगी नहीं है। तो हम किसान भाइयों को कृषि विभाग द्वारा ऐसी भी योजनाएं चलाए रखी हैं कि वर्षा पानी को संग्रहण कर सकें। वो फार्म पॉन्ड बना रहे हैं, कम्युनिटी फार्म पॉन्ड है कि बरसात के पानी को संग्रह कर लेते हैं। और कई जगह वो जो पानी है उनका यदि खराब भी पानी है और वो जो फार्म पॉन्ड में एकत्रित पानी है, उन दोनों को मिला के भी सिंचाई कर सकते हैं। दूसरा, कुछ फसलें भी हैं
चुकंदर हैं, जौ हैं, इनकी किस्में भी हैं जो इस तरह के पानी में भी पैदा हो सकता है। खजूर भी इस तरह के पानी में पैदा हो रहा है। तो ये हम फसल को भी चयन करते हैं उसकी किस्मों को कि किस पानी में कौन सी फसल हो सकती है, जो ज़्यादा लवणीय क्षारीय भूमि में और पानी में भी हो सकते हैं। हाँ सर, एक चीज़ फसलों की जब आपने किस्मों की बात की तो एक चीज़ आई कि अभी जैसे हम देखते हैं कि सर्दी के मौसम में बहुत सारे फ्रूट्स आते हैं, जैसे ऑरेंज की कई तरह की किस्में आती हैं। उसमें हम गंगानगर साइड में है, बूंदी साइड में है, इधर देखते हैं तो वहाँ तो वो फसल हो जाती है। लेकिन उसी फसल को अगर हम जयपुर में चाहते हैं, जैसे अब तो जयपुर के आसपास के जो क्षेत्र हैं या दूसरे ज़िलों के आसपास के क्षेत्र हैं वहाँ पर भी फसलें होने लगी हैं। मैं समझता हूँ शायद कृषि विज्ञान का ही कोई चमत्कार है। लेकिन कुछ फसलें क्षेत्र विशेष में होती हैं, दूसरे क्षेत्रों में वो नहीं हो पाती, इनका क्या कारण हो सकता है? देखो ऐसा है कि क्योंकि कुछ उसको निश्चित रूप से जो फसल है उसकी एक निश्चित जैसे भूमि की गुणवत्ता है कि वो बलुई दोमट है या चिकनी मिट्टी है। इसके साथ साथ जलवायु में प्रभाव रहता है, जहाँ सर्दी से संबंध है। जैसे गंगानगर में जो किन्नो होता है, जो संतरा जो बोल रहे हो, और झालावाड़ में संतरा हो रहा है, सवाई माधोपुर में अमरूद होता है, पश्चिमी राजस्थान के कई क्षेत्रों में जैसे बेर है, चोमू में भी हालांकि बेर होते हैं, जयपुर में, इधर भरतपुर में बेर की तरफ बेर होता है। तो ये क्या है, ये तो जलवायु और मौसम और भूमि पानी सबका एक संयोग से होता है, उसी के आधार पर वो होती है। कि हालांकि आजकल क्या है कि अब जो चल रही है जो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन है, संरक्षित खेती, उसमें कई बार हम मौसम को बदल के भी बेमौसम में भी हम सब्जियां उगा रहे हैं, तो वो कर सकते हैं। लेकिन जलवायु तो बहुत है कि कई क्षेत्रों में जैसे नारियल पैदा हो रहे हैं, कहीं धान पैदा होता है, ये सब जलवायु का प्रभाव रहता है। उसके कारण से अलग अलग भूमि में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग फसल होती है। मीणा साहब, कई जगह हम देखते हैं कि मैं भी कई बार ग्रामीण अंचल में गया, वहाँ मैंने देखा कि लोग जो अपने पुरानी साड़ियाँ होती हैं, महिलाओं की जो धोतियाँ होती हैं लंबी लंबी, या पुरुष भी पहनते हैं धोती, किसान भाई भी, वो अपनी धोतियों से उस फसल को ढक देते हैं। तो ऐसा कितना कर पाएंगे? वो कपड़े तो ज़्यादा हो नहीं सकते, ज़्यादा से ज़्यादा 10-20 धोतियों से ढक देंगे। तो ऐसी स्थिति में पाले से या बरसात से कैसे बचा पाएंगे? देखो ऐसा है कि वो सही है कि बिल्कुल ये मतलब ज़्यादा बड़े क्षेत्र पे तो संभव नहीं है, लेकिन जो बहुमूल्य वाली है, सब्जी की पौध की नर लगा रखी है या कुछ ऐसे पौधे हैं, तो इधर जहाँ से हवा आती है पश्चिमी, उनको पता है कि उत्तरी पश्चिमी दिशा से ज़्यादा शीतलहर चलने की संभावना होती है, तो उस दिशा में वो लगा देते हैं ताकि ये वो शीतलहर से थोड़ा बच जाए। लेकिन छोटे स्तर पर ही ये करते हैं साड़ियों को। बाकी छोटे छोटे जैसे पेड़ हैं तो उनके लपेट देते हैं। कई बार आप पपीते के देखे होंगे कि उसके भी लपेट देते हैं। तो उसका यही है कि वो पाले का प्रभाव नहीं हो। सर, हम आपसे आखिरी में एक संक्षिप्त ये पूछना चाहेंगे कि हमारे किसान भाई आपके सम्मुख हैं और बहुत सारे किसान भाई ये कार्यक्रम देखते हैं, तो अब जब बात आती है कि बदलते मौसम में फसलों पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो 3-4 चीज़ें आपने स्पेसिफिक रूप से बताई हैं। एक तो पाले की बात बताई, दूसरी हवा की बात बताई, और तीसरी रसायनों की बात बताई। तो संक्षिप्त में हमारे किसान भाइयों को आप इन तीनों चीज़ों के बारे में संक्षिप्त में क्या कहना चाहेंगे? देखो यही है कि ठीक है, जो हमारे हाथ में नहीं है वो तो एक अलग बात है, लेकिन फिर भी किसानों को यही सलाह दी जाती है कि जैसे ही पाले पड़ने की संभावना हो तो एक तो फसलों को बचाने के लिए हल्की सिंचाई ज़रूर करें, और उसको और भी रासायनिक नियंत्रण के लिए आप जो गंधक है, घुलनशील गंधक है, 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से वो फसलों पर छिड़काव करें ताकि अपनी फसल को बचाया जा सके। और हवा के लिए? हवा तो ऐसा है कि हवा के रुख को तो हम बदल नहीं सकते, और हवा में तो ऐसा है कि यदि दक्षिणी हवा चलती है तो वो तो सुलक्षणी है, वो तो फायदे में ही है। जहाँ तक ये जो पूर्वी हवा चलती है तो इससे पाले उसका चेपे का प्रकोप होने की रहती है संभावना सरसों की फसल में। तो उसके लिए तो हमें एक दवाइयाँ जैसे डाइमिथोड 30 cc की दवाई आती है, 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से उसको छिड़काव करने की सलाह देते हैं ताकि वो चेपे का प्रकोप कम हो जाए। तो मीणा साहब, इसमें एक चीज़ तो आ रही है कि चाहे भले हमारा कृषि विज्ञान सब कुछ बता रहा है, लेकिन करना सब कुछ किसान को ही होगा। हाँ बिल्कुल, खेती तो वही किसान ही करता है, उसको तो हम केवल मार्गदर्शक रूप में करते हैं कि उसको क्या करना है, बाकी तो किसान स्वयं ही करता है।
तो ये थे अतर सिंह जी मीणा साहब, जिन्होंने कृषि के बारे में कि बदलते मौसम में कृषि पर क्या प्रभाव पड़ता है ये सारी हमको जानकारी दी, लेकिन अंत में ये भी कह दिया कि ये सब कुछ करना किसान भाइयों को ही है। तो हम आपसे यही कहेंगे किसान भाइयों कि कदम बढ़ाओ तो मंजिल तुम्हारी है, वरना ज़माना कब किसी का इंतज़ार करता है। और जिसे यकीन है अपनी उड़ान पर दिल से, फलक को ऐसा परिंदा ही पार करता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मीणा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।